दोस्तों मनी फ्लो एनालिसिस करते हुए हमें जो सबसे बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है वो है कि ये जो क्लाइंट का डेटा होता है इसको हम किस तरीके से एनालाइज करें। यहाँ पे बहुत बड़ा कन्फ्यूजन रहता है रिटेल निवेशक के सामने कि हम इस डेटा को किस तरीके से ब्रेकअप करें। दोस्तों यहाँ पे प्रॉब्लम ये होती है कि जो क्लाइंट टाइप होती है या ये जो क्लाइंट सेगमेंट होती है इसके अंदर आपके रिटेल निवेशक भी होते हैं, एचएनआईज भी होते हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी होते हैं और नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी होते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे हमें जो मेन डेटा देखना होता है वो हमें देखना होता है कि यहाँ बड़े प्लेयर्स क्या कर रहे हैं। हम यहाँ पे रिटेल निवेशक के डेटा को इग्नोर करना चाहते हैं या इसको इंक्लूड नहीं करना चाहते क्योंकि यहाँ पे मार्केट जो है वो बड़े प्लेयर्स चलाते हैं और हमें यहाँ पे बड़े प्लेयर्स क्या कर रहे हैं वो देखना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों इसका कोई सीधा तरीका तो नहीं होता लेकिन इसका एक इनडायरेक्ट तरीका होता है जो मैं आज आपको अपने वीडियो में सिखाऊंगा कि किस तरीके से आप पता लगा सकते हैं कि ये जो बड़े प्लेयर्स हैं जो कि मार्केट में बहुत ज़्यादा पैसा लगाते हैं या जो मार्केट को चला रहे हैं, किसी समय हो सकता है कि क्लाइंट्स जो हैं वो स्मार्ट मनी बन जाएं, जैसा कि कुछ समय पहले भी हुआ था जब एफआईआईज, पीआरओ या डीआईआईज जो हैं मार्केट में ज़्यादा एक्टिव नहीं होते, तब क्लाइंट्स जो हैं उसके अंदर भी जो बड़े प्लेयर्स होते हैं, जो एचएनआईज होते हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, वो मार्केट को रन करते हैं। तो दोस्तों ये मनी फ्लो एनालिसिस का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है और यहाँ पे हमारी जो सबसे बड़ी दुविधा होती है कि ये जो बड़े प्लेयर्स हैं इस सेगमेंट के अंदर क्या वो फ्रेश पोजीशंस क्रिएट कर रहे हैं या वो एग्जिस्टिंग पोजीशंस को क्लोज कर रहे हैं। तो दोस्तों अब आप सोचेंगे कि हम इसका पता कैसे लगाएंगे। तो जब भी घी जो है वो सीधी उंगली से ना निकले वहाँ पे हमें उंगली को थोड़ा टेढ़ा करना पड़ता है। तो दोस्तों जब हम उंगली को टेढ़ा करेंगे तो हम यहाँ पे इसका जो तरीका है वो मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे हमें सबसे पहले एक चीज़ समझनी ज़रूरी है कि जो बड़े प्लेयर्स होते हैं वो हमेशा मार्जिन के ऊपर ट्रेडिंग करते हैं। वो मार्जिन लेके यहाँ पे मार्केट में काम करते हैं, वो पूरा मार्जिन अपनी पॉकेट से नहीं दे सकते। तो हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखिए कि उनको मार्जिन की हमेशा आवश्यकता होती है। अब जो एनालिसिस हम करने जा रहे हैं इस एनालिसिस का जिक्र मैंने आपको अपना जो वीडियो जिसके अंदर मैंने आपको बताया था मार्केट 12,500 से 7,500 तक आई, तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि एक डेटा पॉइंट यहाँ पे मिसिंग है जिसकी चर्चा हम आने वाले वीडियोस में करेंगे। तो बेसिकली आज का जो एनालिसिस है ये उसी डेटा पॉइंट का पार्ट है। तो यहाँ पे क्या है कि स्मार्ट मनी चेंज होता रहता है और जैसा कि मैंने आपको बताया क्लाइंट्स भी स्मार्ट मनी हो सकते हैं। तो हमें इनके मार्जिन के बारे में कहाँ से पता लगेगा, मतलब ये जो क्लाइंट्स जो कि बड़े प्लेयर्स हैं यहाँ पे, जो कि एचएनआईज, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, ये कितना मार्जिन यूज़ कर रहे हैं हम उसकी सहायता से पता लगाएंगे। तो उसके लिए दोस्तों आपको जो है एक रिपोर्ट डाउनलोड करनी पड़ेगी। तो उस रिपोर्ट के लिए आपको अपनी वेबसाइट nitinbhatia.in पे जाना पड़ेगा। यहाँ इंपॉर्टेंट लिंक्स पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों एक 8वें नंबर का लिंक है जो कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। इस तरह का एक वेब पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे कैपिटल मार्केट के अंदर ही आपको ऑल मंथली रिपोर्ट्स पे क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पे एक एक्सेल आपको मिलेगी क्लाइंट फंडिंग करके, आपको ये शीट जो है डाउनलोड करनी है। दोस्तों जब आप ये शीट डाउनलोड कर लेंगे तो ये शीट कुछ इस तरीके से दिखती है। यहाँ पे कुछ चेंजेस मैंने खुद किए हुए हैं, जो ये आप सेल्स देख सकते हैं जिनको मैंने कलर किया हुआ है। तो बेसिकली यहाँ पे हमें जो ये शीट बताती है वो हमें ये बताती है कि जो अमाउंट फंड किया गया है यहाँ पे मेंबर्स के द्वारा, जो ट्रेडिंग मेंबर्स हैं उनके द्वारा एज ए मार्जिन ऑब्लिगेशन ऑन बिहाफ ऑफ क्लाइंट्स, मतलब जो क्लाइंट्स की मार्जिन ऑब्लिगेशन है उसको जो ये मेंबर्स हैं उन्होंने कितना अमाउंट फंड किया गया है। अगर इसको एक लेमैन टर्म में समझें, मतलब जो बड़े क्लाइंट्स हैं उनकी जो मार्जिन की ऑब्लिगेशंस हैं उसको पूरा करने के लिए इन मेंबर्स ने कितना पैसा अपनी तरफ से डाला हुआ है, उन्होंने कितना अमाउंट फंड किया हुआ है। तो हमें यहाँ पे मार्जिन के बारे में पता लगता है कि यहाँ ये जो बड़े प्लेयर्स हैं ये कितना मार्जिन इस्तेमाल
कर रहे हैं। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं कि अलग अलग आपके कॉलम्स हैं। ये जो है ये टेम्परेरी मार्जिन है जो कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये जो ब्लू कलर से मैंने जिसको लेबल किया हुआ है वो बेसिकली सेटलमेंट ऑब्लिगेशंस हैं। उसका ब्रेकअप भी है कि इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स की कितनी सेटलमेंट ऑब्लिगेशंस को पूरा किया गया है और नॉन इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स का क्या नंबर है। और यहाँ पे दोस्तों ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि मार्जिन ट्रेडिंग के लिए कितना अमाउंट फंड किया गया है मार्जिन ऑब्लिगेशन को अपने क्लाइंट के बिहाफ पे इन मेंबर्स के द्वारा। तो दोस्तों हम इस रिपोर्ट को सीखेंगे, लेकिन उससे पहले आपके मन में दो सवाल आ रहे होंगे। पहला ये, जब भी आप इस रिपोर्ट के अंदर सर्च करेंगे आपको यहाँ पे शायद कुछ ब्रोकर्स ना दिखाई दें या आप उनको ना फाइंड आउट कर पाएँ। ये जो रिपोर्ट है ये NSE की रिपोर्ट है। यहाँ पे आपको कुछ जो पॉपुलर जो आपके ब्रोकर्स होते हैं, डिस्काउंट ब्रोकर्स होते हैं, मैं किसी का नाम तो नहीं लेना चाहता था, लेकिन आप सबसे पहले सर्च करेंगे कुछ पॉपुलर नाम्स की, जैसे कि ज़ीरोधा, अपस्टॉक्स, तो दोस्तों उनके नाम आपको यहाँ पे नहीं मिलेंगे। उसका मैं कारण बता देता हूँ। तो यहाँ पे उनके नाम जो हैं वो आपको BSE के ऊपर जो सेम टाइप की रिपोर्ट है, जो रिपोर्ट हमने NSE से डाउनलोड की, अगर आप यहाँ पे सर्च करेंगे, मान लीजिए हम यहाँ पे ज़ीरोधा की अगर बात करें तो आप यहाँ पे देखेंगे कि इन्होंने किसी भी क्लाइंट की मार्जिन ऑब्लिगेशन को फुलफिल नहीं किया या उसको फंड नहीं किया। यहाँ पे दोस्तों अगर मान लीजिए हम यहाँ अपस्टॉक्स की बात करें तो हम यहाँ पे अपस्टॉक्स को सर्च करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि उन्होंने भी यहाँ पे किसी भी क्लाइंट की जो मार्जिन ऑब्लिगेशन है उसको फंड नहीं किया। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि इन्होंने अपनी तरफ से कोई भी यहाँ पे पैसा नहीं डाला क्लाइंट्स की मार्जिन ऑब्लिगेशन को फुलफिल करने के लिए। तो यहाँ BSE की साइट पे आपको इनके नाम के आगे 00 दिख जाएगा। और यहाँ पे जो ये सर्कुलर जारी किया गया था, वहाँ पे NSE ने एक सर्कुलर जारी किया था, वहाँ पे उन्होंने एक और ख़ास बात लिखी थी कि ये जो रिक्वायरमेंट है, ये क्लाइंट फंडिंग की रिपोर्टिंग की जो रिक्वायरमेंट है वो मैक्सिमम या पीक एक्सपोजर होना चाहिए बाय द मेंबर ऑफ फॉर देयर क्लाइंट्स, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। और दूसरी खास बात, यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यूज़ हैं 1 लाख तक की, उसको रिपोर्ट नहीं किया जाएगा। तो ये बात आप यहाँ पे ध्यान में रखिए कि उनको रिपोर्ट नहीं किया जाता। अब आप सोचेंगे डिस्काउंट ब्रोकर का नंबर 0 क्यों है? दोस्तों देखिए क्या होता है कि हम यहाँ पे केवल बड़े प्लेयर्स की बात कर रहे हैं जिनको मार्जिन चाहिए होता है। डिस्काउंट ब्रोकर्स का नंबर 0 इसलिए है क्योंकि वहाँ पे सारे के सारे जो हैं वो रिटेल निवेशक होते हैं। वहाँ पे हो सकता है कोई भी बड़ा इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ना हो या कोई बड़ा HNI ना हो जिसको मार्जिन की रिक्वायरमेंट हो, क्योंकि यहाँ पे बेसिक रूल ये होता है कि बड़े प्लेयर्स हमेशा मार्जिन के साथ ट्रेड करते हैं। अब ये मेरा एक अपना कंक्लूजन है, सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। इसके बारे में आपको कहीं भी कोई इस तरह की क्लैरिफिकेशन नहीं मिलेगी इंटरनेट के ऊपर कि ये जो डिस्काउंट ब्रोकर्स जो कुछ पॉपुलर हैं उनके आगे 0 क्यों है। तो हम अगर यहाँ पे रिपोर्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से जाएं, इसका मतलब वो अपने किसी भी क्लाइंट के बिहाफ पे उनकी मार्जिन ऑब्लिगेशन को फंड नहीं करते। बस इसका एक सिंपल सा इतना कंक्लूजन है, हम इसका और कोई कंक्लूजन नहीं निकाल रहे। अब दोस्तों यहाँ दूसरी खास बात, जब आप ये रिपोर्ट देखेंगे, एक्चुअली मैंने अपने 12,500 से वो 7,500 वाले वीडियो में इस डेटा पॉइंट को कंसिडर नहीं किया था क्योंकि उस समय ये रिपोर्ट अपडेट नहीं हुई थी। ये जो लास्ट अपडेट हुई थी ये मार्च में हुई थी। तो दोस्तों अभी क्या है कि महामारी के कारण ब्रोकर्स को रिलैक्सेशन दी गई है। यहाँ पे जो भी आपके ब्रोकर्स हैं या ब्रोकिंग फर्म्स हैं या जो इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हैं उनको ऐसी रिलैक्सेशन दी गई है कि वो इस रिपोर्ट को अपडेट करने के लिए 31 मई तक का समय ले सकते हैं। लेकिन मुझे यहाँ पे काफ़ी सारी क्वेरीज आ रही थी तो इसलिए मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा कि ये एनालिसिस हम कैसे करें। तो आइडियली ये रिपोर्ट जो है ये मंथली अपडेट होती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस बार महामारी की वजह से 31 मई तक का समय दिया गया है इस डेटा को अपडेट करने के लिए। तो हम जब नई रिपोर्ट आएगी तब देखेंगे कि यहाँ पे क्या बदलाव हुआ है। और दोस्तों यहाँ पे मैं आपको फिर क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि ये जो एनालिसिस करने का तरीका है ये इनडायरेक्ट है, ना कि
डायरेक्ट। अब दूसरा यहाँ पे आपके मन में एक और सवाल आ रहा होगा कि भाई ये जो ऊपर आपके हेड्स दिए गए हैं इनकी डिस्क्रिप्शन हमें कहाँ मिलेगी, मतलब इसका क्या मतलब है। तो दोस्तों इसकी जो डिस्क्रिप्शन है वो बेसिकली बीएसई ने एक नोटिस जारी किया था 29 नवंबर 2019 को। इसके अंदर ये जो ऊपर आपकी एक्सेल शीट के अंदर यहाँ पे जो ये आपके कॉलम्स हैं इनकी डिस्क्रिप्शन यहाँ पे मेंशन की गई है। तो अगर आप इसको पढ़ना चाहें कि ये क्या डिस्क्रिप्शन है तो उसके लिए जो हमारी वेबसाइट है nitinbhatia.in, वहाँ पे जो ये इंपॉर्टेंट लिंक्स मैंने आपको दिखाया वहाँ पे मैंने नीचे एक और लिंक क्रिएट किया है 67 नंबर का, डिस्क्रिप्शन ऑफ क्लाइंट फंडिंग डेटा। आप इसको क्लिक करेंगे तो ये नोटिस जो मैं आपको अपनी स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ ये यहाँ पे आपको दिख जाएगा। तो अब दोस्तों हम चलते हैं इस एनालिसिस के ऊपर जो कि काफ़ी सिंपल है, इसका कंक्लूजन भी काफ़ी सिंपल है और इसको किस तरीके से हमें कंक्लूड करना है हमें वो देखना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पे जो आपका टोटल अमाउंट फंड किया गया है, तो जैसा कि मैं आपको थोड़ी देर पहले बता चुका हूँ कि ये जो फंडिंग है ये बड़े प्लेयर्स के लिए की गई है जो क्लाइंट कैटेगरी के अंदर या क्लाइंट सेगमेंट के अंदर आते हैं। तो जिन भी ब्रोकर्स ने या जिन भी कंपनीज ने इन बड़े प्लेयर्स को फंड किया है ये टोटल अमाउंट है जो कि लैक्स के अंदर है। अगर आप इसको लाख करोड़ के अंदर कन्वर्ट करेंगे या ट्रिलियन के अंदर अगर आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो आप देखेंगे ये बहुत बड़ा अमाउंट है। तो टोटल जो फंडिंग की गई है मार्जिन की वो 8,678 लाख करोड़ की गई है टोटल फंडिंग। ये मार्च को जो डेटा सबमिट किया गया था, अप्रैल के लिए ये डेटा सबमिट किया गया था मार्च के अंदर, तो ये जो नंबर है ये आपको बता रहा है कि कितनी बड़ी यहाँ पे फंडिंग की गई थी। अब उसका ब्रेकअप हम यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों। जो टेम्परेरी मार्जिन की रिक्वायरमेंट थी वो केवल 10% थी, 870 लाख करोड़ के आसपास। और यहाँ पे जो इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स के लिए जो अमाउंट फंड किया गया था सेटलमेंट ऑब्लिगेशन, अब मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा सेटलमेंट ऑब्लिगेशंस मतलब कि जो आपकी पोजीशंस इन लेमैन टर्म क्लोज कर दी गई, जिनको सेटल कर दिया गया। अब इस रिपोर्ट को हम जो है हमारी जो मेन रिपोर्ट होती है उसके साथ जोड़ के देखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हमें क्या पता लगता है कि यहाँ पे उनकी पोजीशंस कितनी ओपन है नेट बेसिस के ऊपर, लेकिन हमें यहाँ पे कोई भी क्लियर पिक्चर नहीं मिलती क्योंकि यहाँ पे रिटेल निवेशकों की पोजीशन भी इंक्लूडेड होती है। इसलिए मैं ज़्यादा इस क्लाइंट सेगमेंट के बारे में बात नहीं करता। लेकिन अगर हमें यहाँ पे ये देखना है कि बड़े प्लेयर्स क्या पोजीशन बना रहे हैं या क्लोज कर रहे हैं वो हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो अगर यहाँ पे देखा जाए, आप यहाँ पे देखेंगे कि ये जो ब्लू कलर की जो मैंने यहाँ पे मार्क किया हुआ है ये जो डेटा है ये इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स का है, ये नॉन इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स का है। तो यहाँ पे फेब के महीने के अंदर 1389 लाख करोड़ जो है वो सेटलमेंट ऑब्लिगेशंस थी और 1602 करोड़ जो है वो नॉन इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स की सेटलमेंट ऑब्लिगेशंस थी। तो यहाँ पे ये जो अमाउंट है ये बेसिकली पोजीशंस क्लोज की गई हैं और यहाँ पे जो अंडर मार्जिन ट्रेडिंग की गई है उसके अंदर जो अमाउंट था वो 4817 था। 56% ऑफ टोटल जो अमाउंट फंड किया गया है वहाँ पे वो मार्जिन ट्रेडिंग के अंदर किया गया था और यहाँ पे जो क्लोजर के लिए था इंस्टीट्यूशनल और नॉन इंस्टीट्यूशनल के लिए वो मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया जो सेटलमेंट ऑब्लिगेशंस थी। अब दोस्तों अगर हम इस रिपोर्ट को मंथ ऑन मंथ देखें तो यहाँ पे हमें पता लगेगा कि फ्रेश पोजीशंस क्रिएट की गई हैं या एग्जिस्टिंग पोजीशंस को क्लोज किया गया है। तो यहाँ पे क्या है कि आपको ये देखना है कि मंथ ऑन मंथ ये जो नंबर है ये इंक्रीज हो रहा है इस साइड या डिक्रीज हो रहा है, मतलब किसी भी सेगमेंट के अंदर ये इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है। अभी क्योंकि अगली रिपोर्ट अवेलेबल नहीं है लेकिन मैं इस रिपोर्ट को मंथ ऑन मंथ जो है ट्रैक करता हूँ। तो यहाँ पे हमें फेब में ही पता लग गया था। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सेटलमेंट ऑब्लिगेशंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा थी, मतलब यहाँ पे एग्जिस्टिंग पोजीशंस को बड़े प्लेयर्स ने क्लोज किया। इसका मतलब उनको पहले ही पता लग रहा था कि मार्केट के अंदर कुछ बड़ा होने वाला है, मार्केट में गिरावट आने वाली है। अब इस चीज़ का ध्यान रखिए कि रिपोर्ट हम आज देख रहे हैं लेकिन ये जो रिपोर्ट है ये फेब की है, तो फेब की रिपोर्ट है इसलिए हम इसको उसी महीने में जाके देखेंगे कि उस महीने क्या हो रहा था और यहाँ ऐसा क्यों किया गया। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि लगभग जिसको कह लीजिए 34% जो है
टोटल जो अमाउंट फंडेड था उसके अंदर 34%, एक तिहाई जो था वो सेटलमेंट ऑब्लिगेशंस को पूरा करने के लिए इस्तेमाल किया गया। तो यहाँ पे ये जो नंबर होता है, ये परसेंटेज होती है या ये जो नंबर होता है, तो ये हमें बताता है कि यहाँ पे जो बड़े प्लेयर्स हैं या अपनी पोजीशन क्लोज कर रहे हैं या ये फ्रेश पोजीशंस बना रहे हैं। अब यहाँ पे मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ कि ये केवल एक मैक्सिमम या पीक डेटा है, लेकिन दोस्तों जहाँ पे हमारे पास कोई भी जानकारी अवेलेबल नहीं है, इस जानकारी की सहायता से आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि यहाँ पे जो बड़े प्लेयर्स हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, HNIs हैं या जो नॉन इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स हैं, जो कि जिनको मार्जिन की ज़रूरत पड़ती है, वो लोग यहाँ पे मार्केट के प्रति क्या व्यू रख रहे हैं। तो इसको एनालाइज करने का एक बहुत सिंपल सा तरीका है। मार्केट मान लीजिए अगर ऊपर जा रही है और आपकी सेटलमेंट ऑब्लिगेशंस जो हैं वो कम है या वो इंक्रीज़ नहीं हो रही, मतलब चाहे स्टेटस को है या वो डिक्रीज़ हो रही हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो एग्जिस्टिंग पोजीशंस हैं उनका जो व्यू है, एग्जिस्टिंग व्यू, वो कंटिन्यू रहेगा, मार्केट ऊपर की तरफ जाती रहेगी। लेकिन अगर मान लीजिए आपकी सेटलमेंट ऑब्लिगेशंस जो हैं वो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाती हैं, इसका मतलब एग्जिस्टिंग पोजीशंस को क्लोज किया जा रहा है, एग्जिस्टिंग पोजीशंस को क्लोज किया जा रहा है, इसका मतलब जो एग्जिस्टिंग ट्रेंड है वो कंटिन्यू नहीं रहेगा। अब यहाँ पे जो मार्जिन ट्रेडिंग के अंदर जो अमाउंट है, अगर मान लीजिए ये अमाउंट आपको किसी महीने इंक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है और उस महीने आपने देखा कि मार्केट जो है ऊपर जा रही है और यहाँ पे कोई सेटलमेंट ऑब्लिगेशंस के अंदर भी कुछ ज़्यादा बदलाव नहीं देखने को मिला, तो ऑब्वियसली मार्केट का ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू रहेगा। तो इस डेटा को आप रोल ओवर के डेटा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख सकते हैं कि रोल ओवर अगर ज़्यादा होता है तो एग्जिस्टिंग ट्रेंड जो है कंटिन्यू रहता है, अगर रोल ओवर कम होता है, एग्जिस्टिंग पोजीशंस को क्लोज किया जाता है, इसका मतलब जो एग्जिस्टिंग ट्रेंड है वो वीक हो रहा है। उसी तरीके से ये जो डेटा है दोस्तों, रोल ओवर का डेटा तो खैर एक ओवरऑल रहता है, लेकिन यहाँ पे जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स या नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स HNIs हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं और जिनका काफ़ी बड़ा अमाउंट यहाँ पे मार्केट के अंदर वो मार्जिन के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं ये जो अमाउंट है ये ट्रिलियन या लाख करोड़ के अंदर है। तो ऑब्वियसली ये जो अमाउंट है ये हमें ज़्यादा अच्छा सिग्नल देता है कि क्लाइंट सेगमेंट के अंदर जो बड़े प्लेयर हैं, मैं फिर आपको क्लैरिफाई करना चाहूँगा, यहाँ हम क्लाइंट सेगमेंट के अंदर केवल बड़े प्लेयर्स की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे रिटेल निवेशकों की बात नहीं कर रहे, रिटेल इन्वेस्टर्स की बात नहीं कर रहे। तो कई बार क्या होता है कि ये ओपन इंटरेस्ट का जो डेटा होता है ये कई बार स्क्यू भी हो जाता है, कई बार रिटेल निवेशक काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे रिटेल निवेशक का डेटा नहीं देखना है, हमें यहाँ पे ये देखना है कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कितना मार्जिन जो है यूज़ कर रहे हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि छोटे प्लेयर्स जो हैं वो मार्जिन उनका इस्तेमाल नहीं होता, या मार्जिन की जो रिक्वायरमेंट है उनकी मार्जिन 1 लाख तक की मार्जिन की रिक्वायरमेंट इसके अंदर रिपोर्ट भी नहीं की जाती, वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो इन सब चीज़ों को जब आप एक दूसरे के साथ जोड़ के देखेंगे तो ये जो रिपोर्ट है ये आपको एक बहुत अच्छा संकेत देती है क्लाइंट सेगमेंट के अंदर बड़े प्लेयर्स की क्या एक्टिविटी चल रही है इस समय। और यहाँ पे टेम्परेरी जो मार्जिन होता है, तो आप समझ जाइए कि टेम्परेरी मार्जिन तभी चाहिए होता है जब यहाँ पे कोई ना कोई स्टॉप लॉस हिट हो जाता है या उनका कोई रिवर्स दिशा में ट्रेड चला जाता है। ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है, गलत भी हो सकती है, आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे जो ये नंबर है ये बेसिकली ये बताता है कि जो ये बड़े प्लेयर्स हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स या नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, इनका जो एक्यूरेसी है मार्केट के प्रति वो कितनी है। क्योंकि टेम्परेरी मार्जिन मुझे तभी चाहिए होगा जब मान लीजिए मेरे को एकदम मार्जिन की शॉर्टेज पड़ गई या मुझे इमरजेंसी में कुछ मार्जिन की रिक्वायरमेंट है, तो ये नंबर जो है इसको मैं इसी पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूँ कि इन लोगों की एक्यूरेसी इस समय क्या है। तो यहाँ पे क्योंकि फैब के अंदर ये नंबर जो है 34% हो गया था, ऐसा नहीं होगा कि ये नंबर 100% हो जाएगा, आपको रेट ऑफ चेंज देखना है कि ये इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अगर ये नंबर डिक्रीज हो रहा है इसका मतलब एग्जिस्टिंग ट्रेंड जो है वो कायम रहेगा, जो एग्जिस्टिंग मार्केट जिस तरीके से चल रही है, ऊपर जा रही है नीचे जा रही है, वो
ट्रेंड जो है वो कायम रहेगा। अगर मान लीजिए सेटलमेंट ऑब्लिगेशंस इंक्रीज हो जाती हैं तो एग्जिस्टिंग ट्रेंड जो है वो रिवर्स हो सकता है। और उसी के साथ साथ आपको ये भी देखना है कि मार्जिन ट्रेडिंग कितनी की गई है। कई बार आपको दिखेगा कि ये जो नंबर है ये कम होता जा रहा है ओवरऑल एब्सोल्यूट टर्म्स के अंदर। इसका मतलब यहाँ पे जो बड़े प्लेयर्स हैं उनको सर्टेनिटी नहीं है कि मार्केट किस दिशा में जाएगी। तो ये जो रिपोर्ट है, क्योंकि दोस्तों मैं आज आपको इसका फाइनल कंक्लूजन इसलिए नहीं दे सकता क्योंकि ये फेब की रिपोर्ट है, उसके बाद मार्च अप्रैल की रिपोर्ट्स अभी तक अपडेट नहीं हुई है, तो इसलिए मैं आपको केवल इसका एक जिस्ट दे रहा हूँ, या जिसको कह लीजिए कि ये एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। और बीच में अगर 2 महीने की रिपोर्ट्स अपडेट नहीं हुई तो वहाँ पे हम इसका इस्तेमाल इमीडिएटली तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन जब ये अपडेट होना शुरू होंगी, उम्मीद है कि 31 मई तक अपडेट कर दिया जाएगा। आपका जो डेटा है वो अप्रैल या मई तक का डेटा अपडेट कर दिया जाएगा। तो जब जून का डेटा अपडेट होगा तो वहाँ पे हम देख सकते हैं कि अब यहाँ पे क्या एक्टिविटी चल रही है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको फिर क्लैरिफाई करना चाहूँगा, जो बड़ा फॉल आया था उसको यहाँ से पता लगाया जा सकता था। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो बड़े प्लेयर्स हैं क्लाइंट सेगमेंट के अंदर, उन्होंने अपनी जो सेटलमेंट एग्जिस्टिंग पोजीशंस को सेटल करना शुरू कर दिया था, और जो मार्जिन ट्रेडिंग के अंदर उनकी पोजीशंस काफ़ी ज़्यादा कम हो गई थी। और यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि आपका जो स्टॉक फ्यूचर्स के अंदर आपकी पोजीशंस बननी शुरू हो गई थी शॉर्ट साइड के ऊपर। दोस्तों ये जो सभी डेटा पॉइंट्स हैं आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं। अब सभी डेटा पॉइंट्स को एक ही वीडियो के अंदर लिंक करना नामुमकिन होता है, लेकिन अगर आपने पिछले वीडियोस देखे हैं तो आज का जो वीडियो है वो आपके मनी फ्लो एनालिसिस के अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा सहायता करेगा। अगर आपका कोई भी सवाल है आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आज का वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। अगर आप इस चैनल के साथ नए जुड़े हैं और इसी तरह जानकारी से भरपूर और ज्ञानवर्धक वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब के ऑप्शन इस समय आपकी स्क्रीन पर विजिबल है। आप नीचे दिखाए गए इस तरह के लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को भी दबा सकते हैं। उसके साथ दिखाए गए बेल नोटिफिकेशन को क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो उसके नोटिफिकेशन तुरंत आपको अपनी ऐप या ईमेल के ऊपर मिल जाए। दोस्तों इस वीडियो का एक डिस्क्लेमर भी है जो कि आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये वीडियो मैंने सिर्फ एक एजुकेशन, लर्निंग और इन्फॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया था। यहाँ पे मेरी आपको कोई सजेशन, सलाह या राय नहीं है कि आप किसी भी स्टॉक या इंडेक्स में बाय, सेल या होल्ड की पोजीशन बनाएं। किसी भी निवेश से पहले अपने फाइनेंशियल प्लानर या इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की सलाह ज़रूर ले लें। केवल उन्हीं की सलाह के ऊपर किसी तरह के निवेश या ट्रेड का निर्णय लें। दोस्तों आज का वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई सीख के साथ, एक नई लर्निंग के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें।